हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का यानी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको किस तरीके से इनका उत्तर देना है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, अन्योन प्रेरक से आप क्या समझते हैं? दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है? What do you understand by mutual induction? Mutual induction. On what factor the mutual inductance between two coil depends? यानी आपसे ये कहा गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और जो इंडक्टेंस होते हैं वो अगर दो कॉइल के बीच में है तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो कॉइल ले लेते हैं, दो कुंडलियां ले लेते हैं। एक कुंडली को आप जो है एसी सोर्स से जोड़ेंगे और दूसरे के साथ हमने यहाँ पे क्या करा है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब क्या होगा, जो आपने एसी सोर्स से जोड़ा है कॉइल, कॉइल 1 है इसका नाम, और जिसे आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है वो आपका कॉइल 2 कुंडली 2 है। दोनों को आपको पास पास रखना है, काफी करीब रखना है। अब कॉइल 1 में हम क्या करते हैं, हम जो है इसे जनरेट, हमने क्या किया है, एसी सोर्स से जोड़ा है, यानी इससे क्या हो रहा है, करंट पास हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर या चालक से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इस कॉइल से धारा प्रवाहित हो गई, धारा प्रवाहित होगी और उसमें धारा में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इस चेंज के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि धारा भी बदल रही है। अब इसके पास जो हमने कॉइल रखी है, जिससे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, तो हम ये देखेंगे कि इस कॉइल का, कॉइल ए या जो आपकी कुंडली 1 है, उसका प्रभाव कुंडली 2 पर भी पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। इसके कारण यहाँ से करंट फ्लो करेगा, धारा फ्लो करेगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को, ठीक है, माइन्यूट करंट को, कम करंट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जब हम गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, यानी आपके जो कॉइल 2 है, कुंडली 2 है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हुआ है, कॉइल 1 से हमने क्या किया, करंट फ्लो किया, और इसके कारण क्या हुआ, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। अब करंट को आप चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी, चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहा है। उसका प्रभाव आपके कॉइल 2 पर पड़ा क्योंकि इसके पास रखी है, और ये देखा गया कि यहाँ पे आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल आपका जो है लग रहा है या प्रेरित हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, आपका कॉइल 2 कॉइल 1 के प्रभाव, इसके चुंबकीय प्रभाव के कारण इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस या प्रेरित हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, अन्योन प्रेरक कहते हैं। तो अन्योन प्रेरण कब होता है, जब आपके पास दो कॉइल होती है, एक में आप धारा को परिवर्तन करते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण दूसरी जो कॉइल है उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है किस किस के ऊपर निर्भर करता है।
आपका जो प्रेरण है उसकी परागम्यता जो है, उस पर आपने कोर जो रखा है उसका जो परागम्यता है, ठीक है, परमेबिलिटी है, उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ राउंड्स यानी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसमें जो है घुमाव कितने हैं उनके ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका कॉइल है उसका जो है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो इनके ऊपर ये क्या करता है, निर्भर। अब आंसर की बात करते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे आप? when two coils are brought in proximity to each other, यानी जब दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास रखा जाता है, the magnetic field in one of the coil tends to link with the other। तो क्या होता है, एक कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे कॉइल या दूसरी कुंडली के साथ लिंक हो जाती है, ठीक है। दिस फर्दर लीड्स टू जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन द सेकंड कॉइल। इसके कारण क्या होता है, जो दूसरी कुंडली है उसमें जो है वोल्टेज जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल क्या होता है, जनरेट हो जाता है। This property of coil which affects or changes the current and voltage in secondary coil is called mutual inductance। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है जनरेट हो रहा है यानी करंट फ्लो करेगी। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है जिसमें एक कॉइल के कारण, एक कुंडली के कारण उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण दूसरी कुंडली में वोल्टेज और करंट इंड्यूस हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन प्रेरण, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी ऑफ द कोर। अब अन्योन प्रेरण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कोर की परमेबिलिटी, कोर की परागम्यता, द नंबर ऑफ देयर टर्न्स, ठीक है, यानी जो कॉइल है, जो कुंडली है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉमन कॉइल, ठीक है, जो कॉइल है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये जो कोर है, दोनों में अगर हमने कोर रखा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जब तो कॉइल को एक दूसरे के नजदीक रखकर उसमें किसी एक कॉइल में एसी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो उस कॉइल के क्षेत्रफल से संबंधित होता है। एक चुंबकीय फ्लक्स बनाता है और यह फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक करता है, तब दूसरे कॉइल में ईएमएफ यानी वोल्टेज उत्पन्न कर देता है। पहले कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न करने की इस प्रॉपर्टी को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन प्रेरक कहते हैं। अन्योन प्रेरक को कोर की परागम्यता, उसके घुमावों की संख्या, सामान्य कोर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो हम इसे सॉल्व करें। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है, एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचय ट्रांसफॉर्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली 4000 फेरा है 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए? A power transmission line feeds input voltage of 2300 volt to a step-down transformer with its primary windings having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output of 230? क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है जिसमें इनपुट पावर आपको दी गई है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि इसे हमने कहाँ रखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। और इस ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग से या जो प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो घुमाव है या उसमें जो टर्न्स हैं वो आपके 4000 है। तो आपसे पूछा है कि सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स होंगे अगर हमें आउटपुट में
230 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो दूसरी कॉइल में कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ठीक है, इसे हम V1 ले लेते हैं। तो इनपुट वोल्टेज कितनी दी गई है आपको, 2300 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या है आपके निवेशित शक्ति। नेक्स्ट है आपका, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। प्राथमिक कुंडली के, प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं, 4000 फेरे, 4000 टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी यहाँ पे N1 की बात की गई है, तो प्राइमरी कॉइल में हमने कितने लिए है, 4000। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है निर्गत शक्ति, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यानी V2 दिया गया है, कितना है, V2 कितना है, 230 वोल्ट, ठीक है। V2 आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना है, N2 निकालना। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको N2 का मान निकालना है। तो N2 हो जाएगा N1 अपॉन N1 इंटू V2 अपॉन V1। N1 कितना है, 4000, V2 कितना है, V2 है 230, V1 कितना है, 2300। तो 400 टर्न यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, ठीक है। 400 टर्न आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। तो N2 का मान आपका ये होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल फोर 400, ठीक है। यानी द्वितीयक कुंडली में पेड़ों की संख्या 400 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वॉटहीन धारा से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि वॉटहीन धारा या वॉटलेस करंट क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय वॉटलेस करंट, क्लैरिफाई।
अब अगर हम वॉटलेस करंट की बात करते हैं तो यानी यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बेसिकली देखें तो इसका अर्थ ये है वॉटलेस यानी 0 वॉट, या जो पावर का कंजम्पशन है, शक्ति का जो कंजम्पशन है वो कैसा है, 0, यानी आपकी एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं हो रही, तो वही आपकी वॉटलेस करंट होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है। अगर हम वॉटलेस करंट की बात करें तो वॉटलेस करंट जो है वो नॉर्मली आपको एक सिंपल इंडक्टर या कैपेसिटर को जब आप किसी सर्किट में, ठीक है, किसी आपका जो आपका संधारित्र है या केवल आप इंडक्टर या प्रेरक को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे पावर कंजम्पशन आपका 0 हो जाता है और आपकी जो करंट होती है वो यहाँ पे वॉटलेस करंट होती है, यानी वॉटहीन धारा होती है। तो यहाँ पे वॉटलेस करंट क्या है, जिसमें एनर्जी का कंज्यूम नहीं होता है, एनर्जी का कंजम्पशन जिसमें नहीं होता है, जिस सर्किट में, तो वहां पे जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट। When simply an inductor or capacitor is connected to the circuit, the power consumption is 0। यानी जब सिंपली एक इंडक्टर या कैपेसिटर को किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो जो पावर का कंजम्पशन है, ठीक है, जो पावर का कंजम्पशन है वो कैसा होता है, 0 होता है। एंड द करंट इज नोन एज वॉटलेस करंट, और जो धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉटलेस या वॉटहीन धारा। इट कंज्यूम्स नो एनर्जी इन द सर्किट, यहाँ पे ये जो है कोई भी एनर्जी जो है कंज्यूम नहीं करती। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक अथवा धारिता उपस्थित हो या संधारित्र उपस्थित हो, इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 होता है, अर्थात परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में शक्ति का क्षय लॉस नहीं होता। तब इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को वॉटहीन धारा या वॉटलेस धारा कहते हैं। अब इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है आपकी चौक कुंडली। तो ये क्या है आपका वॉटलेस जो है, यहाँ से करंट प्रवाहित होती है, और वॉटहीन धारा का ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चौक कुंडली में प्रवाहित धारा वॉटहीन धारा का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि पावर जो होता है VI cos थीटा होता है। अब यहाँ पे जो है cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यानी cos π/2 आपका 0 होता है। तो cos π/2 0 है तो आपके पावर क्या हो गई, 0, यानी पावर कंजम्पशन आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जिसमें पावर कंजम्पशन 0 होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को ही जो करंट फ्लो करती है वो वॉटलेस करंट होती है। और इसमें क्या होता है, सिंपली आपका या तो एक प्रेरण, ठीक है, प्रेरण या फिर आपका संधारित्र सर्किट में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, और यहाँ पे आपसे कहा गया है मुक्त आकाश में 5 × 10⁻19 प्रति सेकंड आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। Find the wavelength of electromagnetic wave of frequency 5 × 10⁻19 per second in the phase। यानी आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपके पास जो है एक जो है तरंग चल रही है जो कि क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दी गई है 5 × 10⁻19 पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको इसकी क्या निकालनी है, वेवलेंथ यानी लैम्डा या तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पे आपको निकालना। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दी गई है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे जो है तरंग की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यू। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति
कितनी है 5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या है आवृत्ति है। क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है, यानी लैम्डा का मान निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा बराबर सी अपॉन म्यू। ठीक है, सी अपॉन म्यू होता है। अगर हम सी की बात करें सी का मान क्या है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, आप वैल्यूज रख देंगे सारी। क्या रखेंगे 3 इंटू 10⁸। आवृत्ति कितनी है 5 इंटू 10⁻19। ठीक है 5 इंटू 10⁻19 सॉल्व करेंगे इसे 3/5 इंटू 10⁸ माइनस 19 सॉल्व करेंगे इसे 10⁻−11। 6 इंटू 10⁻−11 मीटर। तो ये आपका लैम्डा का मान आ गया। ठीक है, ये आ गया है। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे आप 6 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य 6 इंटू 10⁻−12 मीटर है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 6 इंटू 10⁻−12। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, और आप इसको इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है एक उभयोतल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि आपके पास एक उभयोतल लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। दोनों जो सतह है दोनों की क्या है 20 सेंटीमीटर आपकी वक्रता त्रिज्या है, यानी आर का मान। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। और इसी तरीके से अगर हम पदार्थ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ठीक है, अपवर्तनांक की बात करें तो कितना है 1.5। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपसे पूछा गया है कि जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है फोकल लंबाई है वो कितनी हो, यानी R1 R2 का मान दिया गया है, म्यू का मान दिया गया है, एफ आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो क्या दिया गया है आपको लेंस कौन सा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, उभयोतल लेंस है, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस में इन डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या कहा गया है आपको R1 और R2 दोनों बराबर दिए गए हैं। R1 हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, दोनों क्या है 20-20 सेंटीमीटर। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है आपका इस तरीके का। अब पहले लेंस की जो आपकी R के मान की बात करें तो पहले लेंस के लिए जो R का मान होगा, रेडियाई जो होगी इसकी रेडियस कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या जो होगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। पहले वाले ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पहले वाले के लिए पॉजिटिव लेंगे।
दूसरे वाले के लिए इधर की तरफ होगी, यानी दूसरे वाले के लिए आपकी नेगेटिव होगी। इधर आप पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे +20, यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा क्या दिया गया है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जिसे आप क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी म्यू का मान आपको दिया गया है, कितना है, म्यू है आपका 1.5। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका आप यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख देंगे, साइन के साथ आपको सारी वैल्यू रखनी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप रखेंगे वैल्यूज 1/f बराबर म्यू का मान कितना है आपका 1.5, 1.5 -1, r1 कितना है +20, r2 कितना है -20, 1/20 प्लस 1/-20। ठीक है, ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/f बराबर 1.5 -1 0.5। इसको सॉल्व करेंगे, 1/20 प्लस माइनस माइनस जाता है 1/20। यहाँ पे आपका माइनस साइन था, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस साइन था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो 1/f बराबर 0.5 इंटू ये कितना होगा 20 एलसीएम 1 + 1, यानी क्या हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 इंटू 1 + 1 2, 2/20, 2/20, 1/10 1/10 आ जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1/10, ये 1/f हो जाएगा आपका 0.05। ठीक है, या इसे हमें f निकालना है तो आप इसे ऐसे ही रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5/10, या f की वैल्यू हो जाएगी 10/0.5, पॉइंट हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ गया 5 × 10 0, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो +20 सेंटीमीटर आ गई है। तो आपका जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ आपकी आ गई है। ठीक है, +20 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 + 20 सेंटीमीटर, यानी तो आप लिखेंगे लेंस की फोकल लंबाई या फोकस लंबाई जो है फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर फोकस लंबाई या फोकस दूरी आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज हुआ है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आपकी वैल्यूज, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक लिखिए, यानी आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आपको व्यंजक लिखना। बेसिकली यहाँ पे आपसे बात की गई है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है, जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी आपका कण है, उसकी वेव की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, यही आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है बताती है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जो आपके कण होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें डुअल नेचर दिखाते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर।
अब जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो आपका पार्टिकल है, जो कण है, उसके वेव नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? जब भी आपका पार्टिकल एक वेव की तरह जो है व्यवहार करता है, एक्ट करता है, तो उसके जो पार्टिकल है, उसकी जो लेंथ है, उसी को हम पार्टिकल की जो वेव नेचर की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ स्केल जो होती है, वही आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। अब अगर हम बात करें इसके व्यंजक की, तो उसका व्यंजक होता है लैम्डा बराबर h/p, जहाँ पे h क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट और p क्या है आपका मोमेंटम, ठीक है, संवेग, ठीक है। तो ये है the de Broglie wavelength of a particle indicates the length scale at which wave-like particles are important for that particle, ठीक है। de Broglie wavelength is usually represented by symbol lambda. For a particle with momentum p, the de Broglie wavelength is given by lambda equals to h/p, जहाँ पे आपका h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। किसी कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य उस लंबाई पैमाने को इंगित करता है जिस पर तरंग जैसा गुण उस कण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को आमतौर पर प्रतीक लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। संवेग p वाले कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, लैम्डा dB भी आपका वही है, लैम्डा बराबर h/p, जहां पे h क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रश्न पत्र है 2020 का, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, इन्हें रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।